हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, कल मैं लाइव आया था। बहुत कम लोग लाइव थे। ठीक है, मैं लाइव एक इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो डाला था और उस वीडियो में कुछ बातें मैंने बताई थी, कुछ एडवाइस दिया था। ठीक है, फिर से अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी आपको बताया थे क्लासिकल फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट थे, जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो भागों में बांटे थे हम। आपको शायद याद होगा क्लास में। और आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था और एक इलेक्ट्रिक करंट था, जिसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग क्लास में स्टार्ट किए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे तो उसको आपको बताए थे हम कि अलग अलग राइटरों ने, किसी ने 3 भागों में डिवाइड किया, किसी ने 4 भागों में डिवाइड किया है। हम आपको 4 भागों में बांट करके पढ़ाए थे, शायद आपको याद होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था 2 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था गॉस के प्रमेय यानी गॉस थ्योरम। 3 नंबर हम लोग पढ़े थे विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 4 नंबर में हम लोग पढ़े थे विद्युत 4 नंबर में हम लोग पढ़े थे संधारित्र तथा धारिता। आप सबको याद होगा। ठीक है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक किए थे आप अगर सिलेबस देखें तो उसमें जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे उस टॉपिक की डिस्कस हम 2 से 3 मिनट में करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट के भी सिलेबस देखेंगे, फिर वहाँ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र में आप यहाँ देखिए 1.1 आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। आप समझने की कोशिश कीजिए। 1.1 यहाँ पे है। विद्युत आवेश क्या है इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हम लोगों ने लिया था कि विद्युत आवेश क्या है। तो आपको बताए थे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार जब दो आवेशों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है और गुण ही आवेश कहलाता है। ठीक है, आवेश की परिभाषा मैंने और भी तरीक़ा से आपको बताई थी कि आवेश क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन। न्यूटन ने ये बात बताई थी कि दुनिया का जो प्रत्येक कण है यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन अथवा 2 प्रोटॉन एक दूसरे को आकर्षित न करके प्रतिकर्षित करते हैं और यह एक विशिष्ट गुण है। इस विशिष्ट गुण को ही आवेश बोलते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत और इसके गुण भी हम लोगों ने किया था। आवेश संरक्षण के नियम, आवेश का क्वांटमीकरण आप सब लोग जानते हैं। उसको घर पे प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए, क्योंकि इससे बेहतर इसका कोई उपाय नहीं है। यानी विद्युत आवेश आप लोग जानते हैं, विद्युत आवेश 2 प्रकार का, ये भी जानते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश किसको बोलते हैं ये भी आप लोग जानते हैं कि जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो धन आवेशित हो जाता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो वो ऋण आवेशित हो जाता है। यानी जिस पर प्रोटॉन की संख्या अधिक है तो वो धन आवेशित है, जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है वो ऋण आवेशित है। ये सब आप लोग जानते हैं। आवेश संरक्षण के नियम भी आप सब लोग जानते हैं कि इस नियम के अनुसार, आवेश संरक्षण के नियम, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, यह संरक्षित रहता है। सब लोगों को पता है। इसके बाद हम ये भी इस पर डिस्कस किए थे आवेश का क्वांटमीकरण। शायद आपको याद होगा कि आवेश का क्वांटमीकरण विद्युत आवेश का वह गुण है जो बताता है कि कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज ही दे सकता है या ले सकता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। आवेश का सही मात्रक कूलम होता है, विमीय सूत्र एटी होता है, आवेश अदिश राशि, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आवेशन की विधियाँ आप लोग जानते हैं। 1.3 की अगर हम बात करें तो 1.3 यानी आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ माने आपको बताया था कि आवेशित करने की 3 विधियाँ होती है, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरणा द्वारा। यहाँ से आप इस टॉपिक को देख सकते हैं, घर्षण, चालन और प्रेरणा। इसकी व्याख्या मैंने क्लास में किया था। उसके बाद आप ठीक से देखेंगे तो विद्युत आवेश के गुण इसमें भी, या मूल गुण। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता है। इस कंडीशन के बाद अगर हम देखें इस चीज़ को तो आप ठीक से देखिए, इसमें विद्युत आवेश के गुण हो गया। उसके बाद 1.5 देखिए, विद्युत आवेश क्या है ये सब लोग जानते हैं। विद्युत आवेश के बारे में तो आप लोग के मात्रक सब लोग पता है कि विद्युत आवेश के मात्रक क्या होता है। तो विद्युत कूलम होता है। ठीक है, और सीजीएस में स्टेट कूलम होता है, ये भी आप लोग जानते हैं।
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है, ये भी जानते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण आप सब लोग जानते हैं कि धारा के प्रवाह के दृष्टि से, यानी आवेश के प्रवाह की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसको आवेश के प्रवाह की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो इसको आप एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि आवेश के प्रवाह की दृष्टि से या धारा के प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, आप सब लोग को पता है। एक का नाम है ठोस, द्रव और गैस। तीनों में धारा का प्रवाह होता है। फिर ठोस को 3 भागों में बांटा गया, आप सब लोगों को पता है। चालक, अचालक, अर्धचालक। जिसकी चालकता सबसे अधिक होती है वो चालक होता है, जिसकी चालकता सबसे कम होती है वो अचालक होता है, जिसकी चालकता चालक से कम अचालक से अधिक होती है वो अर्धचालक होता है। ये चीज़, ये 1.6 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला क्या है, कह रहा है कि पदार्थों का वर्गीकरण। ये चीज़ सब लोग को पता है। कूलम के नियम आप सब लोग जानते हैं, इसलिए कूलम के नियम आपको पता है कि इस नियम के अनुसार कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से आप सिलेबस नोट कर सकते हैं और एक एक पॉइंट को आप हमेशा बार बार आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, ठीक है। क्लास बंद है, लाइव क्लास भी चलेगा। आज कुछ तकनीक की वजह से, तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से क्लास आपका नहीं चला, वो भी चलेगा, आपको सूचना दे दी जाएगी जब ठीक हो जा रहा है, ठीक है। तब तक वीडियो ऐसे ही अपलोड हम कर रहे हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, बार बार सुनिए, क्योंकि इससे बेहतर आपको वीडियो नहीं मिल सकता है, ठीक है। इसमें कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। बार बार सुनेंगे तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। उसके बाद कूलम के नियम के बाद यहाँ 1.8 देखिए, 1.8 कूलम के नियम के सदिश रूप आप सब लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद कूलम के नियम के महत्व भी आपको लिखवाया गया था, ठीक है। कूलम के नियम के महत्व आप कॉपी में देखिए, कूलम के नियम के महत्व आपको पता होगा। यह एक प्रायोगिक नियम है, ठीक है। इसके बाद इस नियम की सहायता से ही हम लोग नाभिक के अंदर उपस्थित यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच कितना विद्युतीय बल लगता है, कितना आकर्षण बल लगता है, हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज़ सब लोग को पता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1.10 जो है अनेक आवेशों के बीच विद्युत बल। सब लोग को पता है कि अगर बहुत सारा आवेश हो तो उनके बीच विद्युत बल कैसे ज्ञात किया जाता है। विद्युत बल की परिभाषा आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। अध्यारोपण के सिद्धांत भी आप लोग जानते हैं, सब लोगों को पता है कि ये सेम चीज़। अध्यारोपण के सिद्धांत आपको बताए थे क्लास में कि इस सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत में एक बात आपको बताए थे कि यहाँ पे है अध्यारोपण के सिद्धांत, इसमें बताए थे कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर अलग अलग आवेशों के द्वारा, इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर अलग अलग आवेशों के द्वारा आरोपित विद्युतीय बल उन सभी बलों के सदिश रूप के बीजीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद की कंडीशन अगर 1.11 की हम बात करें, 1.11 आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो आवेश का वितरण आपको बताए थे कि आवेश का 2 वितरण होता है, एक सतत और एक असतत, माने कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस। जो आवेश का सतत वितरण है इसको 3 भागों में बांटा गया है, शायद आपको याद होगा। 3 भागों में इसको बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन सा, तो आपको बताया था कि रेखीय वितरण, पृष्ठीय वितरण और आयतनिक वितरण। जब आवेश का वितरण किसी सीधी चालक अथवा वृत्त के परिधि के रूप में होता है तो उसे क्या कहा जाता है, आपको पता होगा, उसको कहा जाता है आवेश का रेखीय वितरण। वहाँ पे आपको रेखीय वितरण के बाद हम आपको घनत्व भी बताए थे कि किसी सीधी आवेशित चालक पर उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किए थे आप क्लास में, लैम्डा बराबर Q/L। ये सारी चीज़ आपको पता होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, इस सिलेबस से आपका, लेकिन रिवीजन यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद पृष्ठीय में बताया था कि जब आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ के रूप में होता है अर्थात क्षेत्रफल के रूप में होता है तो उसे क्या कहा जाता है, आप सब लोग को पता होगा, उसे ही कहा जाता है, क्षेत्रफल के रूप में हुआ या पृष्ठ के रूप में हुआ तो उसको कहा जाता है आवेश का पृष्ठीय वितरण। और आवेश के पृष्ठीय वितरण के बाद आयतनिक में आपको बताया था कि जब आवेश का वितरण किसी चालक के आयतन के रूप में होता है तो उसे आयतनिक वितरण कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट कंडीशन कि क्या चीज़ आप देख सकते हैं, आप समझिए इस चीज़ को। 1.12 सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर आवेश स्थिर विद्युत बल, यानी आपको विद्युत बल कैसे ज्ञात किए थी आप देख सकते हैं, आपके कॉपी में मौजूद है। या जो लोग दूसरे जगह पढ़ रहे हैं तो ये आपका सिलेबस है और ये एक एक चीज़ आपकी कॉपी में होना चाहिए,
एक एक बात होना चाहिए कि अगर ये कैसे ज्ञात होता है। एक चीज़ याद रखेंगे, ये आपका सिलेबस है और आप सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यहीं से आप खुद से भी पढ़ सकते हैं या कोई भी टीचर आपको ये इस तरीक़ा से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद के बात पर ध्यान देना है हम लोग को कि आप ठीक से अभी इसके बाद विद्युत क्षेत्र क्या है, तो आपको पता है किसी अभी इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ आप ठीक से देख सकते हैं, यहाँ आप ठीक से देख सकते हैं 1.13, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का परिभाषा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके कारण विद्युतीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, विद्युतीय क्षेत्र होता है। उसके बाद के कंडीशन 1.14 आप देख सकते हैं यहाँ, किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो आपको एक बात हम बताए थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा शायद आप लोग को याद होगा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आपको बताएंगे E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपके कॉपी में लिखा होगा, अगर नहीं भी लिखा गया है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई जांच आवेश, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई जांच आवेश धन आवेश के कारण जितना बल अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ये चीज़ उसके बाद 1.15 कर सकते हैं, ठीक है। एक समान रूप से आवेशित वृत्ताकार छल्ले के कारण अक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आपको मैंने एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, सारे राइटर इस बात की व्याख्या नहीं किए हैं, कुछ ही लोग किए हैं। तो इसके बदले में आप अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति आपको शायद याद होगा, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं विद्युत द्विध्रुव किसको बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। ये चीज़ हम लोगों ने किया है, फिर से आप देखिए वहाँ पे हम लोग आ गए कहाँ पे, एक पॉइंट, उसके बाद विद्युतीय बल रेखा, आप सबको याद है विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा। इसका दो परिभाषा लिखवाया था आपको क्लास में, शायद याद होगा कि विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए एकांक कोई धन आवेश जिस पथ पर गतिशील होता है उसे विद्युतीय बल रेखा कहा जाता है, ठीक है। या विद्युत क्षेत्र को जिस काल्पनिक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है उसे विद्युतीय बल रेखा कहा जाता है। विद्युतीय बल रेखा के गुण भी आपको बताए थे कि ये धन आवेश से चल के ऋण आवेश की ओर जाती है। जहाँ विद्युतीय बल रेखाएं पास पास होती है वहाँ विद्युतीय क्षेत्र प्रबल होता है, जहाँ विद्युतीय बल रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ विद्युतीय क्षेत्र दुर्बल होता है। कभी भी विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु से और भी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ से आप विद्युतीय बल रेखा भी देख सकते हैं। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव, सब लोग को याद है विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो अल्प दूरी पर स्थित अल्प परिमाण, अल्प दूरी पर स्थित अल्प परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, जो कि क्लास में आपको हम ये चीज़ रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा, कॉपी में आपके जरूर होगा। उसके बाद ये आपका सिलेबस है ओनली फॉर, इसमें कुछ नहीं है, सिलेबस है, आप रिवीजन के लिए इसको हम बता रहे हैं, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव का गुण भी आपको पता होगा कि अल्प विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उसके लंबाई के गुणनफल से विद्युत द्विध्रुव का गुण की माप होती है, उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर Q/2L होता है, आपको शायद याद होगा, ठीक है। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इसका ही सही मतलब कूलम इंटू मीटर होता है। विमीय सूत्र आपको पता होगा, ATL होता है, ठीक है। सदिश राशि इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की होती है। आगे की यदि बात करें हम इस कंडीशन के बाद, तो बल आघूर्ण आपको पता होगा, बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू P sin थीटा आपको बताए थे। इस कंडीशन के बाद आप ये कॉपी में हुआ था। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए दिया है, ठीक है, आप सबको पता होगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग ये चीज़ किए थे, आपको याद होगा शायद। उसके बाद के कंडीशन पर ध्यान देना है कि अक्षीय स्थिति निरक्षीय में तीव्रता ज्ञात किए थे। अक्षीय में आया था E = 1/4πε0, अक्षीय में 2p/x³ और निरक्षीय में आया था 1/4πε0 p/x³। शायद आपको याद होगा किसी भी स्थिति में आया था E = 1/4πε0, ठीक है, किसी भी स्थिति में आया था p/4πε0 × x², रूट में क्या था 1 + 3 cos² थीटा। ये चीज़ था, आप देख लीजिएगा, उस समय मौजूद था ये चीज़। आगे जब आप देखेंगे
तो अब ये चीज़ में हमने इतना ही कुछ किए थे। आगे विद्युतीय बलरेखा सब कुछ हो गया। अब गॉस के थ्योरम, का प्रमेय स्टार्ट किए थे, जिसमें विद्युत फ्लक्स हम लोग किए थे, घन कोण किए थे। उसके बाद एरिया वेक्टर के बारे में आपको बताए थे हम, शायद आपको याद होगा। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग किए थे कि ये बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है, चाहे उसकी आकार या आकृति जैसी भी हो। 2 नंबर बताए थे कि गॉस के प्रमेय को ज्ञात करने के लिए एक पृष्ठ का चयन किया जाता है, आपको शायद याद होगा। गॉस के प्रमेय को सत्यापित करने के लिए पृष्ठ का चयन किया जाता है, जिसे गॉसीय पृष्ठ कहा जाता है, आपको याद होगा। इसके बाद के कंडीशन पर आपको ध्यान देना। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग जब हो गया तो आंकिक प्रश्न, उसके बाद इसमें हम किए थे गॉस के प्रमेय में एक सीधी आवेशित चालक के कारण तीव्रता ज्ञात किए थे, शायद आपको याद हो। एक सीधी आवेशित चालक के कारण तीव्रता ज्ञात किए थे, तो वो आया था कितना, वो आया था E = 1/2 πε0 λ/r था, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन आप सब लोग को पता है। इसके बाद हम लोग एक आवेशित पृष्ठ के कारण तीव्रता ज्ञात किए थे, शायद आपको याद होगा। E = σ/2ε0 था, आवेशित पृष्ठ के निकट था। उसके बाद 2 आवेशित पृष्ठ लिए थे, शायद आपको याद होगा कि मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि 2 आवेशित पृष्ठ, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो यहाँ पे अगर हम P1 मान लें, यहाँ पे P2 मान लें और यहाँ पे क्या मान लें, अगर P3 मान लें, तो आपको एक बात बताए थे कि P1 पर तीव्रता कितना होगा। अगर एक पर आवेश का परिमाण अगर प्लस सिग्मा कर दें और एक पर क्या करते हैं, माइनस सिग्मा, माने मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस सिग्मा है और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस सिग्मा। तो ये चीज़ आपको हम बताए थे, आप देख लीजिएगा क्लास में। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके इसको थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे बताए थे कि तीव्रता 0 होगा। यहाँ P2 पे तीव्रता कितना होगा, σ/ε0, आपको शायद याद होगा, σ/ε0 होगा। अब P3 पर भी कितना होगा, 0। कब, जब एक पर आवेश का परिमाण प्लस सिग्मा, दूसरे पर क्या हो, माइनस सिग्मा हो, तब। ये चीज़ आपको बताए थे। फिर इसमें हम लोग और किए थे, एक खोखला गोला हो उसके कारण तीव्रता की कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे इसमें गॉस के प्रमेय से कूलम के नियम हम ज्ञात करेंगे। तुरंत एक वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं बहुत जल्दी, आप उस वीडियो को देखिएगा, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से जो है, उसको मैं अपलोड करने वाला हूँ। आप घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लास भी आपका बहुत जल्दी ही खुलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे जैसे आपको एडवाइस दी जा रही है वैसे वैसे आप तैयारी कीजिए, ठीक है। इसके बाद की कंडीशन पर आप ध्यान दीजिए। हम लोग किए थे विद्युत विभव तथा धारिता, ये वाला कंडीशन है। तो देखिए 2 ही पार्ट में डिवाइड किया गया और इसको समझने के लिए शॉर्ट सिलेबस, ठीक है। तो विद्युत विभव क्या है, सब लोग को पता है। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ आप बार बार पढ़िए, देखिए, ठीक है। विभवांतर भी आप सब लोग जानते हैं कि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, कार्य का अंतर होता है, वही विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का सूत्र सब लोग को पता है कि V = W/Q0, ये विभवांतर का सूत्र होता है, V = W/Q0, ठीक है। इसका ये सही मात्रक भी आप लोग जानते हैं, वोल्ट होता है, जूल पर कूलम होता है, जिसे वोल्ट कहा जाता है, ठीक है। विभव के बारे में तो सब लोग को पता ही होगा, विभव क्या है। विभव के बारे में आपको बताए भी थे हम, V हो गया, ठीक है, तो W/Q0। इसी के आधार पर आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसका ये सही मात्रक क्या होता है, W का जूल होता है और आवेश का क्या होता है, कूलम, तो जूल पर कूलम होता है, ठीक है, जिसे वोल्ट कहा जाता है। 1 वोल्ट की व्याख्या बताए थे कि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। माने चार्ज कितना कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए, और ये कितना हो जाए, 1 तो कितना हो जाएगा, आप लोग को पता है कि ये 1 हो तो ये भी 1 हो जाएगा। यानी एकांक धन आवेश को 1 कूलम, एकांक धन आवेश को अनंत से, एकांक मतलब का, आवेश का परिमाण कितना है, 1 कूलम, तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, आप सब लोगों को पता है, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। 1 वोल्ट की व्याख्या यहाँ से आप कर सकते हैं। विद्युत विभव कौन, इसका ये सही मात्रक भी आपको याद होगा, mL² T⁻³ A⁻−1, ये सब लोगों को पता है और ये अदिश राशि है। बाकी चीज़ नेक्स्ट पर हम लोग चल रहे हैं। इसमें कह रहा है कि विभवांतर विद्युत विभव की परिभाषा दें, आप सब लोग दे सकते हैं, ठीक है। वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन किया गया था। आप देखिए, एक आवेश के कारण रेखीय समाकलन कैसे, एक आवेश था
और वो कहाँ उपस्थित था, एक माने एक बिंदु था, इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे। तो यहाँ से आप वो सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। विभव प्रवणता क्या होता है आप सब लोग को जानते हैं, E = -dV/dx। ये विभव प्रवणता उसको बोलते हैं -dV/dx, यानी कहने का मतलब कि हम लिखवाए थे कि विभवांतर तथा तीव्रता में संबंध। ठीक है, आगे समविभवी पृष्ठ भी आप लोग ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानते ही हैं। उसके बाद द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव अक्षीय निरक्षीय में कैसे ज्ञात किए थे, ये सब लोग जानते हैं। इसका डेरिवेशन कैसे हुआ था आप इसको नोट कर लीजिएगा। आई जितने चीज़ें आप इस सब को नोट करके, ठीक है, समविभवी पृष्ठ आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान का होता है, समान होता है। तो ये सारी क्वेश्चन आप देख देख के बारी बारी से पढ़ेंगे, जहाँ भी दिक्कत हो डाउट हो आप बाई व्हाट्सअप भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये वाला सिलेबस किसका है, ये वाला 4 लेसन का सिलेबस है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद के कंडीशन पर हम चलते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के सिलेबस थोड़ा सा देखेंगे और फिर हम लोग उसको शुरू करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के और आप सब लोग ये सारी बातें पढ़े भी हैं, इसलिए मैंने इतना टाइम दिया ताकि आपको थोड़ा सा हिंट्स मिल जाए, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। सब लोग को ये सारी चीज़ें पता है और ये कुछ खास नहीं, ये केवल पीरियड है कि कितना पीरियड आपको पढ़ना है, कौन कौन सा पढ़ना है, ये सारी चीज़ें कॉपी में नोट करके यहाँ से आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और एक एक चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम पढ़ाएँ तो आप ये याद रखें कि कौन टॉपिक कब हम लोग को पढ़ना है। ये चीज़ बस ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है, आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में नॉलेज हो जाए, सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ाया गया है, क्या क्या बाकी है, क्या क्या पढ़ना है, बस इसका मीनिंग। अब चलिए थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट पे देखते हैं और फिर इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए विद्युत धारा के सिलेबस यानी विद्युत धारा को 2 भागों में बांटा गया। एक तो आप मतलब दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो अभी दृष्ट धारा के स्टडी सबसे पहले हम लोग करेंगे, बाद में आ जाएगा प्रतिवर्ती धारा। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमें विद्युत धारा क्या है, तो आवेश के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज है, आप सब लोग जानते हैं आवेश क्या है। ठीक है, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे आवेश बनता है, आवेश का ये सही मतलब क्या होता है, विमेय सूत्र क्या होता है, ये सब पता है। और मैंने क्लास में भी बात बताया था कि ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, जितने भी टॉपिक्स हैं सब एक दूसरे से संबंधित है। माने जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो ये सारे जितनी भी बातें सब एक दूसरे से संबंधित है। आवेश के बारे में सब लोग ढंग से अच्छा से जानते हैं, तो वही आवेश सबका हो जाएगा गतिशील। यानी विद्युत धारा कोई पूछे कि क्या है या धारा विद्युत क्या है, तो आप बता सकते हैं कि आवेश की गति की अवस्था को विद्युत धारा कहा जाता है। वही आवेश जो इसके पहले स्थिर अवस्था में है वही अब गतिशील हो जाएगा, निरंतर कहीं रुके, एकदम पानी की धारा आप देखे होंगे जिस तरीके से, वैसे ही क्या हो जाता है, एकदम निरंतर चलता रहता है एकदम। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि विद्युत धारा क्या है, तो आवेश की गति की अवस्था को विद्युत धारा कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है विद्युत धारा क्या है, उसके बाद धात्वी चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह कैसे होता है। यानी कहने का मतलब कि विद्युत धारा क्या है, अभी आपको मैंने बता दिया कि विद्युत धारा में पढ़ेंगे कि आवेश की गति की अवस्था को क्या कहा जाता है, आवेश की गति की अवस्था को विद्युत धारा कहा जाता है, आवेश की गति की अवस्था को विद्युत धारा कहा जाता है। ये सब लोग को ये चीज़ पता है कि विद्युत धारा क्या होता है। और विद्युत धारा का नॉर्मल में अगर इंट्रोडक्शन देखें तो इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ हम आई कर दिए, और आई क्या क्या मिला के बनता है, तो Q/T, यानी ये वाला का चीज़ धारा है। विद्युत धारा आप सब लोग जानते हैं, ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे, बस सिलेबस समझा रहा है। यहाँ से एक और परिभाषा बता सकते हैं कि एकांक समय में यदि टाइम कितना कर दिया जाए तो ऊपर Q कर देते हैं, नीचे 1 कर देते हैं। एकांक समय में यदि टाइम 1 कर दिया जाए तो जो आवेश प्रवाहित होता है किसी चालक के अंदर, वो आवेश विद्युत धारा का क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ से एक और परिभाषा दिया जा सकता है, किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहा जाता है, या एकांक समय में प्रवाहित आवेश जो होता है वो विद्युत धारा का क्या होता है, बराबर होता है, टाइम 1 कर दिया जाए तो। ये सारी चीज़ें सब लोग को पता है। आगे की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि धारा के प्रवाह की दृष्टि से, इसके पहले भी हम जानते हैं कि ठोस को माने ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों में धारा का प्रवाह होता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों में धारा का प्रवाह होता है। धारा के प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को 3 भागों में बांटा गया, चालक, अचालक और अर्धचालक। इसके पहले भी चालक अचालक की डेफिनेशन हम बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विद्युत, ये जो
जो विद्युत अप मैंने जो लिक्विड है माने द्रव है उसको धारा के प्रवाह की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया, विद्युत अपघटय और विद्युत अनअपघटय। माने जिस द्रव में धारा का प्रवाह हो जाता है उसे विद्युत अपघटय कहा जाता है, जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है, विद्युत अनअपघटय। यानी कहने का मतलब ये है कि विद्युत अपघटय विद्युत अनअपघटय आप सब लोग जानते भी होंगे, केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ना है। जिससे धारा का प्रवाह हो जाए, जैसे में कि NaCl, ठीक है, ये वाला चीज़ हो गया H2SO4, ये सब क्या है, ऐसे विद्युत अपघटय ऐसे द्रव हैं जिससे धारा का प्रवाह हो जाता है। तो इसमें दो चीज़ यही जानना है। उसके बाद एक चीज़ और जानेंगे कि अगर चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा तो अभी आपको बता दिए, उसके ऐसे मात्रक का होता है एम्पेयर। आगे हम डिस्कस एक एक बात का करेंगे। राशि कौन सा अदिश राशि है, ठीक है, उसकी धारा की दिशा किधर होती है, तो दो तरीके से धारा की दिशा बताई जाती है। एक तो धारा की जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के हमेशा क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक है, या प्रोटॉन की दिशा कोई विद्युत धारा की दिशा कहा जाता है। ये सारी चीज़ की डिस्कस हम लोग आगे करने वाले हैं, ठीक है। विद्युत वाहक कौन कौन सा होता है चार्ज के लिए, तो अगर चालक की बात करें जैसे में कि एल्युमिनियम, सोना, चांदी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। अगर विद्युत अपघटय की बात करें तो धन एंड ऋण होता है, जो किसी चालक के अंदर धारा का क्या करवाता है, प्रवाह कराता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। माने किसी भी चालक को आप देखेंगे तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, उन्हीं के वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट चीज पर 3.3, अभी मैंने 3.3 में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अप्रवाह अथवा अनुगमन वेग, माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी डिस्कस हम लोग करेंगे, अनुगमन वेग, ठीक है। अनुगमन वेग होता क्या है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चालक में गतिमान होता है तो वो दो तरीका से, एक विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी वो गति